हेलो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एंटीवायरस, पिछले सेशन को जहां हमने छोड़ा था उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में एंटीवायरस जो हमने पिछले किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा पीछे के सेशन को एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। पिछले के सेशन में 3 तारीख के सेशन में हमने एंटीवायरस के बारे में पढ़ा था कि एंटीवायरस जो है वो क्या काम करता है। तो हम सब लोगों को ही पहले से पता है कि एंटीवायरस वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एंटीवायरस का मेन काम है वायरस को डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और ब्लॉक करना। ब्लॉक करने के साथ ही साथ वायरस को इरेडिकेट भी करना। इरेडिकेशन ऑफ वायरस, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ वायरस। तो वायरस को के अगेंस्ट में जो ऐप यूज की जाती है उसको हम लोग एंटीवायरस कहते हैं। एंटीवायरस को आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल करना है और वो आपको जो है प्रोटेक्शन देगा, स्कैन करेगा आपके सिस्टम को। और इसको स्कैन करने के लिए बहुत जरूरी है कि डेली जो है आप अपने एंटीवायरस को अपडेट करके रखें। अपडेट करना मतलब उसके लगातार उसको अपने वेंडर साइट से जोड़ करके उसके जो नए वायरस डेटाबेस उसको नया करके रखना। हर एंटीवायरस में एक वायरस डेटाबेस होती है जिसके अंदर वायरस की इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन लगातार एक दिन में कई वायरस बन जाते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन वेंडर जो है वो अपनी साइट पे नए एंटीवायरस की इरेडिकेशन की डेटाबेस बना देता है और उस डेटाबेस को रोजाना आपको अपडेट करके अपने मशीन में रख लेनी है। और ये काम अगर आप ओरिजिनल एंटीवायरस ले रहे हैं तो आपका एंटीवायरस को आपको अपडेट किस तरह से करना है वो आपको अपने एंटीवायरस के अंदर सेटिंग डाल देनी है। और वो सेटिंग कैसे डाली जाती है अभी हम देखेंगे कि आप अपने एंटीवायरस में अपडेशन करने की सेटिंग कैसे डालेंगे जिससे वो निर्धारित समय पे ऑटोमेटिकली आपके वेंडर साइट से अपडेट लेने लगेगा। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम पॉपुलर एंटीवायरस वेंडर्स। जो कुछ प्रॉपरली जो कुछ फेमस एंटीवायरस वेंडर्स हैं जो एंटीवायरस बनाते हैं, यहाँ पे कुछ वेंडर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और जिनको हमने पिछले वाले सेशन में भी कंप्लीट किया था कि एवीजी है एंटीवायरस, मैकेफे है, पांडा है, सेमेंटिक, क्विक हील है, अवीरा है, कैस्परस्काई है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, एफ सिक्योर है, ईसेट है। तो इनमें से ज्यादा बड़े एंटीवायरस है क्विक हील। कॉस्ट वाइज जो है वो क्विक हील काफी महंगा एंटीवायरस है। तो आप अगर अपनी सुरक्षा ज्यादा बेहतर चाहते हैं तो एंटीवायरस भी अच्छी कंपनी का ओरिजिनल जेन्युइन जो है मार्केट से परचेज करके वो आप अपने मशीनों में डालें। फ्री के एंटीवायरस इंटरनेट से लेने की कोशिश ना करें। फ्री के एंटीवायरस जो है वो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं लेकिन वो केवल कुछ ही दिन तक काम करते हैं, यानी ट्रायल वर्जन के होते हैं और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। एंटीवायरस इंस्टॉलेशन, यहां हमें बताना है कि एक एंटीवायरस का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। और आपकी किताब में जो एंटीवायरस का एग्जाम्पल है वो है सिमेंटिक के साथ। तो सिमेंटिक एंटीवायरस तकरीबन हर एक एंटीवायरस का इंस्टॉलेशन एक ही जैसा होता है। पिछली बार भी आपको बताया था एंटीवायरस, ये स्लाइड हम पीछे कर चुके हैं बट आज रिवीजन करने के लिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि एंटीवायरस, ऑल द एंटीवायरस इंस्टॉल्ड सेम। सो टू इंस्टॉल एंटीवायरस डू दी फॉलोइंग, निम्नलिखित काम करना पड़ता है एंटीवायरस को इंस्टॉल करने के लिए। देखिए जो एंटीवायरस आएगा ओरिजिनल उसका एक सेटअप प्रोग्राम होगा। ऐसे आप नेट से भी इंस्टॉल करेंगे, नेट से भी डाउनलोड करेंगे तो भी एक सेटअप फाइल रहेगी। तो जब हम यहाँ पे ओरिजिनल एंटीवायरस का रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि अगर हमारे पास ओरिजिनल एंटीवायरस होगा तो उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ओरिजिनल एंटीवायरस को इंस्टॉल करने के लिए आपको उस एंटीवायरस को, उसका सीडी जो होगा उसको कॉपी कर लें, कॉपी करके अपनी हार्ड ड्राइव में कहीं सेव कर लें। वो एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर आपका सेटअप फाइल
रहेगा उसको क्लिक करके रन करा देना है। लॉग इन योर कंप्यूटर, एक बात और भी, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे और तब आप सिमेंटिक एंटीवायरस का जो फोल्डर आपने कॉपी किया उसको खोलेंगे और select.exe फाइल, जो कि सेटअप फाइल होती है, हर एक में जितने भी एंटीवायरस रहेंगे उनकी एक सेटअप exe फाइल रहेगी, उसके ऊपर क्लिक करिए। अब चाहे सिमेंटिक हो, चाहे क्विक हील हो, चाहे आप जो है पांडा ही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब में लगभग उनके वेंडर की पहली स्क्रीन जो आती है उसको वेलकम स्क्रीन कहते हैं। तो हम सिमेंटिक से कर रहे हैं तो सिमेंटिक की एंड पॉइंट प्रोटेक्शन लिखेंगे, वेलकम लिखेंगे, बैक, नेक्स्ट, कैंसिल लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। एक बना देंगे सिमेंटिक का चेक है, सिमेंटिक का लोगो जो है वो ऐसा होता है, सिमेंटिक इंस्टॉलेशन वेलकम स्क्रीन अपीयर्स, क्लिक नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, हम भी नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, दूसरा चीज, हर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस एग्रीमेंट मिलता है। हर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो होता है। तो सेकेंड स्टेप में लाइसेंस नेक्स्ट करते ही रीड द लाइसेंस एग्रीमेंट, आपको लाइसेंस एग्रीमेंट मिलेगा। लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है हर हालत में। अगर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही होगा, अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म इन लाइसेंस एग्रीमेंट, तो आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, क्लिक नेक्स्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट पे ले जाके आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही अगला स्टेप में आपको सेटअप टाइप बताना होता है। सेटअप टाइप में आपको बताना है कि टिपिकल और कस्टम। टिपिकल और कस्टम के बीच में फर्क क्या होता है, ये भी मैंने कल बताया था आपको कि अगर आप जो है कस्टम लेंगे तो इसके हर एक कंपोनेंट को आप अलग अलग इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप टिपिकल लेते हैं तो कंप्लीट जो है वो जो मोस्ट कॉमन सारे ऑप्शन जो है वो आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे टिपिकल लेना है और बस नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही, नेक्स्ट करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्लिक टिपिकल एंड इंस्टॉलेशन फिनिश। तो इतना आपको इंस्टॉलेशन में लिखना है कि इंस्टॉल होते वक्त हमारे पास ये स्टेप आए थे कि एक एंटीवायरस का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, आपने बता दिया लिख करके, ऐसे किया जाता है, सिमेंटिक हो चाहे कोई भी। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग। अभी आपको बताया था पहली स्लाइड में कि अपडेट करना जरूरी होता है। ये अपडेट करना क्या होता है, अपडेट हम विंडोज का भी करते हैं। अपडेट माने एकदम नया बनाना। देखिए सॉफ्टवेयर जो है वो हर दिन पुराना हो जाता है। कैसे पुराना होता है, वो भी एंटीवायरस जैसा कैसे पुराना हो जाता है, इसलिए कि एक दिन में जो है दसियों हजार वायरस बन जाते हैं। अबाउट 10,000 से भी ज्यादा वायरस एक दिन में तैयार होते हैं और उनको इंटरनेट पे डाल दिया जाता है। तो जब 10,000 बीमारी एक दिन में बन रही है तो 10,000 बीमारियों को दूर करने के लिए दवा भी, अब यहाँ बीमारी नहीं है ये, हाँ कंप्यूटर के लिए बीमारी है, कंप्यूटर को समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को ये बीमारी लग सकती है, तो कंप्यूटर के लिए ये बीमारी 10,000 एक दिन में तैयार होती है। तो 10,000 एंटीडोट की जानकारी जो है वो बनानी पड़ेगी, तभी जाके एंटीवायरस मार्केट में बिकेगा। तो एंटीवायरस को बनाने के लिए जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो एंटीवायरस डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो लगातार जो वायरस होते हैं उनको स्टडी करते हैं और उनके बाद उनका एंटीडोट प्रोग्राम बनाते हैं। अब वो आपको घर में नहीं दे सकते, घर में नहीं डालने के लिए आएंगे, इसीलिए वो अपने जो मुख्य सर्वर है अपने वेंडर का, उसमें वो पैच जो है वो डाल देते हैं, जो अपडेट पैक है वो उसमें डाल देते हैं। उस पैच को आपको डाउनलोड कर लेना होता है और वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है और वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपडेशन करके रखना पड़ेगा। आपको अपने एंटीवायरस की सेटिंग इस तरह से बनानी पड़ेगी कि वो रोजाना रेगुलरली अपडेट रिसीव करे। अब अपडेट रिसीव करने के लिए हर एंटीवायरस में एक अपडेट नाम का ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे लाइव अपडेट नाम से ऑप्शन है। ये कहाँ मिलते हैं, ये ऑप्शन ये मिलते हैं सेटिंग्स के अंदर। हर एंटीवायरस में एक जगह पे सेटिंग्स या अपडेट के नाम से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होता है। सो द एंटीवायरस डेटाबेस मस्ट बी अपडेटेड डेली। एंटीवायरस की डेटाबेस तो हमेशा डेली अपडेशन के ऊपर सेट रहेगी। इसको ना वीकली करना है, ना एवरीडे, ना कुछ नहीं, इसको डेली पे सेट करके रखना है। टू शेड्यूल डेली अपडेट डू दी फॉलोइंग्स, निम्नलिखित काम करना है अगर आपको उसको डेली अपडेट पे रखना है। ओपन सिमेंटिक एंटीवायरस, यहाँ सिमेंटिक से बता रहे हैं तो सिमेंटिक एंटीवायरस का मेन विंडो खोलेंगे, उसमें फाइल मेनू होता है, उसमें साफ साफ जैसे ही खोलेंगे तो लाइव अपडेट
जनरल सेटिंग्स ये सब रहती है। आपको इसमें लाइव अपडेट सेटिंग में जाना है और ये लाइव अपडेट की डायलॉग बॉक्स है, विंडो की डायलॉग बॉक्स है और इसमें 2-3 ऑप्शन है। आपको बहुत ज्यादा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, ये पहले डिसेबल रहेगा तो आपको इसको ले लेना है इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स। फर्स्ट टाइम आप इसको इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट करके छोड़ देंगे ताकि ये ऑटोमेटिकली अपडेट लेने के लिए तैयार हो जाए। इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट करने से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक मोड में चला आएगा। ऑटोमेटिक मोड में जाने का मतलब है अब अगले दिन आपको यहां आने की जरूरत नहीं, यानी अब आप भविष्य में आपको यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप अपने वेंडर साइट से डेली जितना भी समय, यहां दो बात होगी, एक तो ये इनेबल अपडेट ये डिसेबल रहता है तो एक इस पे चेक करेंगे आप इनेबल अपडेट्स। दूसरी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, एक है डेली, एक है एवरी और एक है वीकली और एक है कंटिन्यूअसली। तो ना आपको कंटिन्यूअसली ना एवरी, आपको सिर्फ डेली लेना है। डेली मतलब रोजाना। अब रोजाना पे कितने बजे, वो समय आप यहाँ पे बता दीजिए। समय आपका रहेगा जितनी जल्दी, ये इन्होंने यहाँ पे समय 5 बजे शाम का रखा है, लेकिन 5 बजे शाम का नहीं रहेगा। जैसी ऑफिस खुलेगा, सिस्टम खुलेगा तो आपको सुबह आप सिस्टम तैयार, सर्वर है अगर मान लीजिए सर्वर है तो सर्वर ऑफिस खुलने से पहले खुल जाता है, उसको ऑन कर दिया जाता है तो उसी वक्त ही, ऑन करते वक्त ही, तो वो टाइमिंग जो है एडमिनिस्ट्रेटर को इस पे डाल देनी पड़ेगी। जैसे सुबह हमने 10 बजे ऑफिस खुलता है और 9 बजे सर्वर खोल दिया जाता है, सर्वर नेटवर्क इंजीनियर आके तो 9 बजे के टाइम पे आते ही सबसे पहला काम है, क्योंकि अपडेट जिस वक्त हो रहा होता है उस वक्त एंटीवायरस जो है पूरे नेटवर्क, पूरे इंटरनेट की बैंडविड्थ जो है वो अकेले यूज कर लेता है, यानी इंटरनेट उस वक्त स्लो हो जाता है, पूरा नेटवर्क स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपडेट जो है वो छोटा मोटा नहीं होता, बड़े एंटीवायरस जो होते हैं उनका अपडेट जो है वो काफी बड़ा होता है। 100 MB की, 200 MB, 300 MB, 50 MB, इस तरह की बड़े बड़े MB की फाइल रहती है। तो जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी वो सारी की सारी अपडेट करते वक्त पूरी, अगर सर्वर पे अपडेट, अगर सर्वर पे एंटीवायरस डाल रखा है आपने तो उस दौरान सर्वर पे आप इतना स्लो हो जाएगा क्योंकि वो अपडेट ले रहा होगा, अपडेट लेकर के एनालाइज कर रहा होगा। तो अपडेट इसीलिए डेली ऐसे टाइम पे किया जाता है जब कोई काम ना हो रहा हो, सिस्टम जो है वो आइडल स्टेट में हो और जल्दी से जल्दी अपडेट ले ले। सेट द टाइम व्हेन टू पुल अपडेट फ्रॉम द वेंडर साइड। फिर आपको वो वेंडर साइड पे अपडेट पुल करना, क्योंकि अपडेट लेना पड़ेगा आपको, सर्वर से लेना कहलाता पुलिंग करना और सर्वर पे डालना पुश करना था। पुल और पुश दो वर्ड, पुल माने डाउनलोड करना, यहाँ पुल का डाउनलोड मतलब भी है। तो पुल और पुश, पुश मतलब अब आपके पास से तो कुछ जाएगा नहीं, आपके पास से ज्यादा कोई ऐसा वायरस जिसकी जानकारी नहीं हो पा रही है तो उसकी जानकारी ऊपर जाएगी सर्वर पे। कभी कभी ऐसा भी वायरस आ सकता है जिसके बारे में ये लोग भी नहीं जानते होंगे, तो ऐसे वायरस को क्वारंटीन करके फिर उसके ऊपर रिसर्च करके तब उसकी वैक्सीन अपडेट करी जाएगी। वो फिर रिपोर्ट अपने वेंडर को करेगा, यानी ऑटोमेटिकली आपका एंटीवायरस सर्वर जो है वो अपने आप मेल कर देगा कि भाई ये वायरस तो हम पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, तब तक के लिए वो उसको क्वारंटाइन कर देगा। क्वारंटाइन मतलब उसको एक जगह इकट्ठा करके रख देगा, यानी इन्फेक्ट नहीं करने देगा मशीन को उतनी देर तक, और तब तक उसका वैक्सीन जो है वो, जब रिपोर्ट चली जाएगी तो डेवलपर्स उसका तुरंत वैक्सीन बनाएंगे तब उसको रिमूव करेंगे। ऐसा भी कभी कभी होता है, चाहे कितना भी पॉपुलर और पावरफुल एंटीवायरस क्यों ना हो, कोई ना कोई वायरस ऐसा होता है जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं रहती। तो ऐसे में क्वारंटीन वायरस, देखिए वायरस जब पकड़ में आता है तो 3 तरह के ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। एक, या तो जैसे मान लीजिए कोई फाइल है या फोल्डर है, कुछ भी डेटा है वो वायरस से इन्फेक्ट हो गया, तो एंटीवायरस क्या करता है, या तो उसके अंदर के वायरस को रिमूव कर देगा और रिपेयर कर देगा उस फाइल को, इसको कहते हैं रिपेयरिंग करना। वो आपसे पूछेगा भी कि ये फलाना वायरस, आपको बताएगा भी, नोटिफिकेशंस भी लगातार आपको देते रहते हैं ये, तो वायरस फाइल से हटा देगा, उसको कहेगा रिपेयर कर दी फाइल। लेकिन कोई वायरस ऐसा होगा जो कि वो इन्फेक्ट कर चुका है और वो उसको सही नहीं कर पा रहा है, ऐसी दशा में आपकी वो फाइल को ये कहेगा कि डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फाइल जो है वो उसको हम रिपेयर नहीं कर पा रहे। तब आपको फाइल
की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी फाइल को डिलीट करवाना पड़ेगा। और तीसरा ऑपरेशन होता है क्वारंटीन करना। जैसे कि अभी पता ही है आपको क्वारंटीन करना क्या होता है। तो क्वारंटीन करने में उस फाइल को, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है लोगों को क्वारंटीन क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे पास दवा नहीं है इस वायरस की जो फैला हुआ है। तो दवा ना होने पे क्या किया जाएगा, उसको क्वारंटीन यानी अकेले जगह पे रख दिया जाएगा, और फिर वेंडर को यानी जिसकी कंपनी का एंटीवायरस है उसको एक मेल जाएगी, और मेल के साथ उस वायरस की पूरी जानकारी जाएगी, जिससे डेवलपर जो है उसका एंटीवायरस तुरंत तैयार कर सके। और फिर उसको आपके मशीन में एक फोल्डर, कोई गुप्त फोल्डर होगा जहां पे आपको बताएगा नहीं, और वहां रख देगा। जैसे वो वैक्सीन, वो प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर फिर अप्लाई करके उसको डिलीट कर दिया जाएगा या सही कर दिया जाएगा। इस तरह करके आपको अपने ध्यान रखना है कि एंटीवायरस जो है वो कभी भी पुराना ना होने पाए, उसको लगातार अपडेट करके रखना होता है। वैसे तो जितने भी ओरिजिनल एंटीवायरस होते हैं वो ये सेटिंग अपने आप पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आपके एंटीवायरस ने अपनी तरफ से ही एक टाइम सेट कर लेगा और डेली होगा वो अपडेट, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं। फिलहाल आप अपने डेली अपडेट साइट पे जाके डेली अपडेट सेक्शन में जाकर के एंटीवायरस के अपने एंटीवायरस को डेली अपडेशन पे सेट कर सकते हैं। ऐसे 24 घंटे की क्लॉक है, तो 24 घंटे वाली क्लॉक लगी हुई है, इस वजह से 5 बजे आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, सिस्टम स्कैन को शेड्यूल करना। देखिए एंटीवायरस जो है वो एक तो लगातार, और दूसरा आपके बताए अनुसार भी सिस्टम को स्कैन करता है। स्कैनिंग माने होता है चेकिंग करना, डायग्नोस करना कि वायरस आ गया है कि नहीं। तो शेड्यूलिंग वीकली सिस्टम स्कैन, आप को अपने सिस्टम को आप चाहते हैं कि अपने आप वो किसी खास दिन या तारीख पे मशीनों को, आपके अपने ड्राइव्स को, या आपने जो भी स्टोरेजेस लगा रखे हैं, या आपके सिस्टम को उस तारीख, उस दिन, उस समय पे अपने आप स्कैनिंग करने लगे, तो ऐसा भी किया जा सकता है। वैसे तो एंटीवायरस ऑटोमेटिकली हर चीज को स्कैन करते रहते हैं, लेकिन एंटीवायरस में आप समय अनुसार भी, यानी आपके दिए हुए समय अनुसार भी आप शेड्यूलिंग ऑफ स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऐसी भी सुविधा इसके अंदर होती है, यानी आप अपना स्कैन टाइम कॉन्फ़िगर करा लीजिए। एंटीवायरस स्कैनिंग मींस चेकिंग फॉर वायरसेस इन योर कंप्यूटर। एंटीवायरस स्कैनिंग का मतलब होता है कि वायरसेस की चेकिंग करना। आपके कंप्यूटर में वायरस चेकिंग करने के प्रोसीजर को स्कैनिंग करना कहते हैं एंटीवायरस के संदर्भ में। टू स्कैन योर कंप्यूटर विद एंटीवायरस, एंटीवायरस के जरिए आपको अपने सिस्टम को स्कैन करने के लिए क्या करना होता है। इन स्कैनिंग प्रोसेस एंटीवायरस सर्च एंड ट्राइज टू ट्रीट द इन्फेक्शन। देखिए क्या काम करता है एंटीवायरस, कि जब एंटीवायरस अपना काम करना शुरू करता है तो एंटीवायरस सर्च करता है, और किसको सर्च करेगा, वायरस को, और साथ ही अगर इन्फेक्टेड फाइल मिलेगी तो उसको सही तरीके से उसका इलाज भी करता है, यानी उससे इन्फेक्शन को हटाता भी है, इन्फेक्शन को हटाता भी है। तो आपका इन्फेक्टेड यानी बीमारी से ग्रसित फाइलों को ट्रीटमेंट भी देता है, उनको इलाज भी देता है। टू सेट सिस्टम स्कैनिंग ऑप्शंस इन योर एंटीवायरस, अगर आप अपने सिस्टम में स्कैनिंग ऑप्शन को सेट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। देखिए ये सेटिंग्स के अंदर मिलता है ऑप्शन। सेटिंग्स नाम का जो ऑप्शन है, देखिए अपडेट, यहां जो ये जो 3 आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये जितने भी एंटीवायरस होते हैं सबके अंदर ये होता है। होम, अपडेट, हिस्ट्री, आप कोई भी एंटीवायरस पलट करके देख लीजिए, इनमें जगह इधर उधर हो सकती है, बट ये 3 ऑप्शन जरूर रहते हैं। तो इसमें सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, ओपन सिमेंटिक एंटीवायरस, क्योंकि हम यहाँ सिमेंटिक एंटीवायरस ले रहे हैं, तो उसमें ही गए सेटिंग्स में, गो टू सेटिंग्स। जैसी सेटिंग में जाएंगे ये सेटिंग का बॉक्स खुल के आएगा। आपको यहाँ बाकी किसी से मतलब नहीं है, यहाँ ऊपर एक आ रहा है लिख के शेड्यूल स्कैन, हमको सिर्फ उसी को देखना है। ये शेड्यूल स्कैन वाला ही बनेगा, एक बॉक्स बनेगा, ऊपर सेटिंग लिखी जाएगी, उस सेटिंग में लिखेंगे बाएं साइड पे शेड्यूल स्कैन, और शेड्यूल स्कैन में जो ऑप्शन आ रहे हैं बस वो बनाए जाएंगे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बनाई जाएंगी। तो शेड्यूल स्कैन में क्या है, रन ए शेड्यूल स्कैन ऑन माय पीसी रिकमेंडेड, यानी इसके ऊपर टिक होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा स्कैन टाइप क्या है, स्कैनिंग किस तरह से है।
यहां पे जो ऑप्शन आएंगे वो 3 ऑप्शन आएंगे, क्विक, फुल, कस्टम। क्विक स्कैन, क्विक स्कैन करने में, क्विक स्कैन और फुल स्कैन करने में क्या फर्क है? देखिए, क्विक स्कैन माने जल्दी जल्दी स्कैन करो, यानी अगर किसी फाइल फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह करके बहुत सारे फोल्डर बने, तो ये बहुत सारे फोल्डर के अंदर नहीं जाएगा, वो पहले फोल्डर के अंदर जाएगा, बाकी फोल्डर को छोड़ देगा। इस तरह से क्विक स्कैन में बहुत अच्छी तरह से स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपने फुल स्कैन, अगर आपने क्विक स्कैन जल्दी, क्विक स्कैन का नाम क्विक इसलिए क्योंकि जल्दी स्कैनिंग कर देता है, लेकिन अगर आपने इसको फुल स्कैनिंग पे डाल दिया तो ये घंटों समय लगा लेगा। तो फुल स्कैनिंग तो आप उस वक्त करिए जब आपके पास इतना समय हो। समय अगर कम है तो क्विक स्कैन से काम चल जाएगा। कस्टम स्कैन का मतलब है, अब आप बताइए, क्विक स्कैन में सारे एरियाज चेक करेगा और कस्टम स्कैन में आप बताएंगे इसको कौन से फाइल फोल्डर को या ड्राइव को स्कैन करना है। जैसे मैंने पेन ड्राइव लगाई और मुझे सिर्फ पेन ड्राइव की स्कैनिंग करनी है, तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव की स्कैनिंग पे लगा सकते हैं। हालांकि अब ऐसी करने की जरूरत पड़ती नहीं है। जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे, आपके जो अच्छे एंटीवायरस होंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली जितने पोर्ट्स रहते हैं, यूएसबी हो गया, ये सारे पोर्ट्स को लगातार स्कैन करते रहते हैं। आप जैसे ही पेन ड्राइव लगाओगे, अच्छा एंटीवायरस जैसे क्विक हील वगैरह रखा है आपने, तो फटाफट वो आपको पेन ड्राइव तुरंत बिना पूछे आपसे स्कैनिंग चालू कर देगा। इसी वजह से हम अच्छा एंटीवायरस रखते हैं। अच्छा एंटीवायरस रखना रिकमेंड करते हैं क्योंकि अच्छा एंटीवायरस जो है वो महंगा होता है, एज वेल एज उसमें जो सुविधाएं होती हैं वो ज्यादा बेहतर होती है। और किसी एंटरप्राइज को सेव करने के लिए जितना प्राइस एंटीवायरस का है उसको अफोर्ड किया जा सकता है। एक एंटीवायरस अगर हम क्विक हील का लेते हैं तो वो 11,000 से 1100 रुपए का आता है और वो साल भर के लिए होता है। तो इतना पैसा एक बड़ी कंपनी आराम से खर्च कर सकती है। नेक्स्ट क्या करना है? सबसे पहले ओपन सिमेंटिक एंटीवायरस, गो टू सेटिंग, चूज स्कैन टाइप। स्कैन टाइप में क्विक, फुल, कस्टम। सेट डेट, कब करना है? संडे को करना है क्या, या यहाँ पे पूरा वीक डे आएगा, डेली आएगा, ये सब उसके बाद आपको अपने बता देना है टाइम, कि वो जो है अराउंड 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जो आप बताइए। लिमिट सीपीयू यूज ऑल्सो, सीपीयू को उस वक्त कितना इस्तेमाल करना है। देखिए, एंटीवायरस जब काम करता है तो पूरा सीपीयू, ज्यादा से ज्यादा सीपीयू मेमोरी को खर्च करता है, क्योंकि उसको सिस्टम फाइल, जितनी भी फाइलें, हजारों की संख्या में फाइलें पढ़नी है। अब इन फाइलों को पढ़ने के लिए सीपीयू ज्यादा तेज चलना चाहिए, तो इसलिए वो सीपीयू का कितना परसेंटेज लेगा वो भी आप सेट कर सकते हैं सिमेंटिक में। ये हो गई स्कैनिंग को कॉन्फ़िगर करना, सेटिंग डालना। ये हमारा एंटीवायरस कंप्लीट हो गया। तो एंटीवायरस में आपको एंटीवायरस के नोट बड़े बरोबर करके रखने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंटीवायरस का, और ये एग्जाम में आ सकता है एंटीवायरस। ये हाल ही के 2-3 बार के पेपरों में से किसी एक पेपर में आया है ये, तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट सवालों में से इस M4 के ये भी आता है। पीसी टूल्स, देखिए पीसी टूल्स क्या है? पीसी टूल जो है, अब बारी आती पीसी टूल की। क्या है पीसी टूल? टूल माने औजार और पीसी माने कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में रखे हुए कुछ ऐसे एप्लीकेशंस या पैकेजेस जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते हैं और वो आपके मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पीसी टूल का इस्तेमाल मेंटेनेंस करने के लिए हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया रहता है। यहाँ पे पीसी टूल जो आता था, ओरिजिनल पीसी टूल की अगर बात करते हैं, वैसे तो पीसी टूल नाम से एक पैकेज एमएस डॉस ने भी इंट्रोड्यूस किया था, ये उसी डॉस का पीसी टूल है। यहाँ पे जो पीसी टूल है, इसमें जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं 10-12, ये सब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आए थे। आज जो पीसी टूल आता है विंडोज 10 के साथ, वो आपको एसेसरीज मेनू के अंदर मिलेगा। सिस्टम टूल्स आप देखते हैं, विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन वाले टूल जैसे कि डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ये पीसी टूल कहलाते हैं। तो यहां हमको डॉस के साथ, डॉस 4.0 के साथ जो पीसी टूल था वो बताना है। पीसी टूल ओरिजिनल पैकेज वाज इंट्रोड्यूस्ड विद डॉस 4.0। पीसी टूल नाम का जो ओरिजिनल पैकेज था वो डॉस वर्जन 4.0 के वक्त इंट्रोड्यूस किया गया था। पीसी टूल हेल्प यूजर टू डू सम मेंटेनेंस वर्क। ये जो पीसी टूल्स नाम का जो पैकेज था, इसका मुख्य काम सिस्टम मेंटेनेंस करने का था। आपके मशीन का मेंटेनेंस से संबंधित काम,
फाइल खराब हो गई है, फाइल डिलीट हो गई है, हार्ड ड्राइव की डिटेक्शन करना है, रजिस्ट्री खराब हो गई उसको सही करना है, ये सब काम करते हैं। सम ऑफ द मेजर पीसी टूल्स वर, मेजर जो सबसे बड़े पीसी टूल थे वो थे, पहला है पीसी शेल। पीसी शेल इट इज ए फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर जैसे एक्सप्लोरर होता है, आपको विंडोज में एक्सप्लोरर मिला हुआ है, ये वैसा ही एक्सप्लोरर था जो पीसी शेल के नाम से डॉस में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ डेटा फाइल लाइक डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर एटसेट्रा। तो इसके अंदर से आप आप अगर आपने विंडोज एक्सप्लोरर किया हो तो विंडोज एक्सप्लोरर में एक प्रीव्यू मोड होता है, और उस प्रीव्यू मोड से आप अपने फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, फोल्डर फाइल को सेलेक्ट करके उसके बगल में ही माई कंप्यूटर जो होता है वही एक्सप्लोरर होता है। तो उसी जो माई कंप्यूटर पे या कंप्यूटर आइकन पे जो आप क्लिक करते हैं वो है विंडोज का एक्सप्लोरर, और उस एक्सप्लोरर में एक ऑर्गेनाइज मेनू के अंदर एक पैन होता है जिसका नाम होता है प्रीव्यू पैन। तो इस उसमें आप कंटेंट, किसी फाइल के अंदर के कंटेंट देखने की सुविधा रहती। तो ये सुविधा 4.0 में पीसी शेल के अंदर थी। जैसे मान लो आपको एमएस वर्ड में कोई वर्ड प्रोसेसर वर्ड स्टार हुआ करता था उस वक्त, तो उसके अंदर के कंटेंट को देखना है तो आप पीसी शेल में उस फाइल के ऊपर सिंगल क्लिक कर देंगे, उसके कंटेंट प्रीव्यू मोड में दिखाई दे जाते हैं। तो पीसी शेल हमको मिलता है एक फाइल मैनेजर। सेंट्रल पॉइंट नाम का एंटीवायरस होता था। सेंट्रल पॉइंट नाम का एक एंटीवायरस बनाया गया था डॉस के लिए। डॉस ये भी मिलता था। डिस्क फिक्स माने एरर को दूर करना, सही करना, ठीक करना, कहलाता है फिक्सिंग। डिस्क की फिक्सिंग करना। इट इज ए यूटिलिटी फॉर रिपेयरिंग ऑन डिस्क फाइल सिस्टम। डिस्क फाइल सिस्टम की रिपेयरिंग करने की, सही करने की यूटिलिटी प्रोग्राम था। अगर आपकी डिस्क में कोई फाइल खराब हो जाएगी या फाइल सिस्टम जो फैट और एनटीएफएस है वो खराब हो जाएगा, तो ये उसको कुछ हद तक सही कर सकता है। अनफॉर्मेट, चौथी यूटिलिटी का नाम है अनफॉर्मेट। अगर गलती से कोई चीज फॉर्मेट हो गई है कोई ड्राइव, तो ये आपके फॉर्मेट के इफेक्ट को वापस ले आएगी, यानी अनफॉर्मेट कर देगी। अगर गलती से फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट हो जाने पे उस ड्राइव, जिस भी ड्राइव को आप फॉर्मेट करेंगे उसका डेटा गायब हो जाता है, क्योंकि मिट जाता है पूरा। तो अनफॉर्मेट करके आप उसको वापस ला सकते हैं। अनडिलीट, अनफॉर्मेट की तरह अनडिलीट भी एक कमांड था जिसकी मदद से आप डिलीटेड फाइल, अगर गलती, क्योंकि रिसाइकिल बिन नहीं होता इसमें, डॉस में रिसाइकिल बिन नहीं बना, तो फिर फाइल कैसे आएगी अगर आपने डिलीट कर दी है? तो अनडिलीट नाम का कमांड ये फाइल रिकवरी कर सकता था। फाइल फिक्स, नेक्स्ट है फाइल फिक्स, यूटिलिटी दैट फिक्सेस फाइल एरर्स। कभी कभी फाइल एरर क्या होती है? जब कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या आप ही की फाइल है, थोड़ी देर पहले खुल रही होती है, उसके बाद वो फाइल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वो एरर आ जाती है कि फाइल नहीं खुलेंगे। तो ऐसी फाइलों में कुछ एरर हो जाती है। एरर इस वजह से भी होती है कि डायरेक्ट आप मशीन को, कोई फाइल खुली थी और उसी वक्त आपने डायरेक्ट मशीन को ऑफ कर दिया, डायरेक्ट मतलब ऊपर से प्लग ऑफ कर दिया सीधे बिना शटडाउन के, तो वो फाइल के करप्ट होने के चांस रहते हैं। तो फाइल फिक्स आपकी ऐसी यूटिलिटी, ऐसी उपयोगी सॉफ्टवेयर जो कि आपके फाइल की एरर को दूर करेगा, आपके फाइल जो है खुलने लगेंगी। सिस इन्फो, इट इज अ सिस्टम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ये सिस्टम के बारे में जानकारी देने वाला प्रोग्राम, पूरे मशीन की सीपीयू कौन सा लगा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, हार्ड ड्राइव कितनी लगी है, मेमोरी कितनी लगी है इसकी। स्पाईवेयर डॉक्टर, स्पाईवेयर डॉक्टर, डॉक्टर जो इलाज करने के लिए, स्पाईवेयर यानी जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयरों का इलाज करने के लिए है स्पाईवेयर डॉक्टर। तो स्पाईवेयर डॉक्टर टू रेटेड स्पाईवेयर एंड मैलवेयर टूल, आपके सिस्टम में स्पाई जासूसी करने के लिए और मैलवेयर आपके सिस्टम को खराब करने के उद्देश्य से किसी ने डाला है तो ये उसको सही करेगा। रजिस्ट्री मैकेनिक, एडवांस रजिस्ट्री क्लीनर। रजिस्ट्री जो है वो एक डेटाबेस होती है और ये डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर बनती है। इस डेटाबेस के भीतर जितने भी
विंडोज, अगर आपने मशीन में विंडोज डाल रखा है तो विंडोज, लिनक्स डाल रखा है तो लिनक्स, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सबके अंदर ये डेटाबेस होती है। क्या करती है, सारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरे मशीन के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबकी जानकारी रखती है डेटाबेस। और ये डेटाबेस खराब भी हो सकती है, जिससे आपका मशीन जो है मैल फंक्शन करने लगता है, यानी खराब काम करने लगता है। तो ये रजिस्ट्री मैकेनिक नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ये आपकी रजिस्ट्री मैकेनिक को क्लीन करता है, रिपेयर करता है और उसकी ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज करना, क्षमता बढ़ाना, ऑप्टिमाइज कर देता है, क्षमता बढ़ा देता है उसकी, ताकि वो सही काम कर सके। नॉर्टन डिस्क डॉक्टर, एनडीडी, एनडीडी नाम का टूल जो है वो डॉस के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। ये डॉस 6.0 तक आया है, यानी 7.0 जो सबसे लास्ट डॉस है वहां तक भी एनडीडी नाम का सॉफ्टवेयर डॉस के साथ दिया गया। एनडीडी का नाम है नॉर्टन डिस्क डॉक्टर। एनडीडी कंटिन्यूअसली मॉनिटर योर कंप्यूटर एंड हार्ड डिस्क। एनडीडी जो है वो लगातार आपके कंप्यूटर और आपकी हार्ड डिस्क की हेल्थ को नापता रहता है एरर के लिए, और डायग्नोज करेगा एरर के लिए, साथ ही फिक्स भी कर देगा एरर। जैसे आपके हार्ड ड्राइव पे बैड सेक्टर आ गए, फाइल सिस्टम खराब हो गया, तो आप इसकी मदद से आप अपने डिस्क को सही कर सकते हैं। बहुत यूजफुल टूल था नॉर्टन डिस्क डॉक्टर। अब इस क्योंकि ये पीसी टूल डॉस के साथ चलते थे, अभी विंडोज के साथ ये नहीं चलेंगे। इनमें से कोई भी ऑप्शन सिर्फ रजिस्ट्री मैकेनिक को छोड़ करके अब नहीं आता है, और या फिर इन सबके नए लेटेस्ट वर्जन आ गए। पीसी टूल में इतना ही आपको करना है। पीसी टूल में कोई भी 4 पीसी टूल आपसे पूछ लेगा, या पीसी टूल के नाम से आपको 5 नंबर 8 नंबर का सवाल दे देगा, तो आपको इतने पीसी टूल्स के बारे में आपको याद करके रखना है, और इसको आप लिख देंगे कि भाई पीसी टूल में मेरे 10 टूल ही होते हैं। एनडीडी, रजिस्ट्री मैकेनिक, स्पाईवेयर, डॉक्टर सिस इन्फो, फाइल फिक्स, अनडिलीट, अनफॉर्मेट, डिस्क फिक्स, सेंट्रल पॉइंट, एंटीवायरस और पीसी शेल। दैट्स ऑल। ये पीसी टूल का बस, और कोई हिस्सा पीसी टूल का आगे नहीं है। इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल, अगला टॉपिक है फायरवॉल का परिचय। फायरवॉल हम लोग मॉड्यूल 2 में भी कर चुके हैं कि फायरवॉल क्या काम करता है। तो फायरवॉल कि मैंने वहां पे फायरवॉल आपको कंप्लीट लिखा रखा है, यहाँ पे उतना कंप्लीट आपको नहीं बताना है। सिर्फ फायरवॉल 2 नंबर 3 नंबर का है कि फायरवॉल क्या है। फायरवॉल एक बैरियर है। बैरियर मतलब रोकने के लिए जो यूज किया जाता है बिटवीन योर सिस्टम एंड आउटसाइडर। देखिए बैरियर क्यों लगाया जाता है, आप देखते हैं रास्ते में जाते हैं तो पुलिस वाले अपना बैरियर लगा के रखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोक के रखना चाहते हैं किसी ऐसे अनवांटेड आदमी को जो आपकी में से कोई हो सकता है, उसको रोकना चाहते हैं। तो उस बैरियर से आपको भी निकलना होगा। तो फायरवॉल ऐसा ही एक बैरियर है, बैरियर बिटवीन योर सिस्टम एंड आउटसाइड इंटरनेट अटैकर। फायरवॉल एक ऐसी वॉल है, बैरियर माने वॉल, जो आपके सिस्टम और इंटरनेट अटैकर्स के बीच में लगा दी जाती है, और ये वॉल की तरह काम करती है और आपको प्रोटेक्शन देती है। इस वॉल को या इस बैरियर को पार करना सिर्फ ऑथराइज यूजर ही इस बैरियर को पार कर सकते हैं, और अनऑथराइज ट्रैफिक इस बैरियर को पार नहीं कर सकता। इट कैन प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम अटैकर्स। अब ये हमारे सिस्टम को क्या करता है, इसके साथ क्या हमको सुविधा मिलेगी कि ये जो बाहर के हैकर्स हैं उनसे हमको प्रोटेक्शन करेगा। 2 प्रकार के फायरवॉल होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल जो कि हार्डवेयर डिवाइस के रूप में आते हैं और उनको परचेस करना पड़ेगा। अगर आप अपने नेटवर्क सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा ऊंचा करके रखना चाहते हैं तो फिर आपको हार्डवेयर फायरवॉल ही लगाना पड़ेगा। देखिए इंटरनेट से जो डेटा आ रहा है, और इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क और सेफ नहीं है। जैसे कि अभी इस वक्त देख रहे हैं कि चाइनीज हैकर्स जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन सब ने अपने फायरवॉल्स जो है वो बढ़ा दिए हैं और उनके अंदर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। तो हार्डवेयर फायरवॉल जो है वो हमें लगाने पड़ेंगे अगर हम अपनी सुरक्षा को बढ़ा के रखना चाहते हैं। हार्डवेयर डिवाइस एक्ट एज ए फायरवॉल बिटवीन योर सिस्टम एंड इंटरनेट, वो हार्डवेयर फायरवॉल्स कहलाते हैं। हार्डवेयर फायरवॉल्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं, और बनाते कौन है, ये कंपनीज के नाम यहां लिखे हैं, सिस्को, चेकपॉइंट, सोनिक वॉल, पालो अल्टो। ये कुछ हार्डवेयर बनाने वाली, फायरवॉल बनाने की कंपनीज है, और ये कंपनीज
आपके हाई सिक्योर फायरवॉल बनाती हैं, हार्डवेयर फायरवॉल्स बनाती है, और उन हार्डवेयर फायरवॉल्स को इंटरनेट आपके लैन से और वैन के बीच में फायरवॉल बैठाया जाता है। आपके वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में रहता है फायरवॉल, क्योंकि इंटरनेट तो ओपन नेटवर्क है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो उससे ही फायरवॉल के जरिए नेटवर्क को फिल्टर करके अनवांटेड ट्रैफिक को, फायरवॉल के अंदर आईपीज और आईडीज रहता है। आईपी माने आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। दो तरह के सिस्टम होते हैं फायरवॉल के अंदर, वो हार्डवेयर फायरवॉल्स के अंदर होते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल में बहुत कम ही ऐसे फायरवॉल होंगे जिनमें ये रहेगा, कुछ ही खास अच्छे फायरवॉल होंगे सॉफ्टवेयर उनके अंदर होगा। क्या होता है आईपीएस और आईडीएस? आईपीएस मतलब इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। जब कभी भी कोई आपके सिस्टम में अटैक करने की कोशिश करेगा तो आपका हार्डवेयर फायरवॉल जो कि आईपीएस और आईडीएस से लैस होगा, वो आपको पहले बता देगा, वार्निंग देने लगेगा कि कोई ऐसा है जो आपके नेटवर्क में अटैक करने जा रहा है। इंट्रूजन माने घुसपैठिया या घुसपैठ, प्रिवेंशन माने रोकना, ऐसा सिस्टम जो घुसपैठ रोकेगा। आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन, यानी घुसपैठ को डिटेक्ट करना। तो हमारे फायरवॉल में दोनों तरह की सुविधा होनी चाहिए, यानी किसी घुसपैठिए को पकड़ भी ले और उस घुसपैठिए को मार भी सके। इसीलिए आईडीएस और आईपीएस जो फायरवॉल्स होते हैं उनकी डिमांड इस वक्त ज्यादा होती है। तो ऑटोमेटिकली आपको 24 घंटे मॉनिटर नहीं करना है, अदरवाइज आपको 24 घंटे फायरवॉल को मॉनिटर करना पड़ता है। एक व्यक्ति होता है फायरवॉल इंजीनियर या फायरवॉल एडमिन, उसको फायरवॉल मशीन पे बैठाया जाता है और वो फायरवॉल को लगातार, फायरवॉल एक पीसी होता है, कंप्यूटर ही होता है, सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर वैसे ही है, उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सब कुछ वैसा होता है, बस वो आने जाने वाले ट्रैफिक को ही मॉनिटर करता रहता है, उसमें और कुछ नहीं चलता, उसके अंदर ट्रैफिक एनालिसिस किया जाता है। तो अगर हमारा सिस्टम हार्डवेयर फायरवॉल ज्यादा बढ़िया है तो मुझे बता देगा कि मेरे पे अटैक हो रहा है और उसको रोक भी देगा, आपको वार्निंग भी देगा, साथ में क्या कर रहा है ये भी बताएगा। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है वो थोड़ा हल्के होते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल एंटीवायरस के अंदर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। जैसे विंडोज का फायरवॉल है, तो विंडोज का फायरवॉल उतना ताकतवर नहीं है, हालांकि वो भी जब कभी भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो वो भी हमको बताता है। कभी कभी आप काम कर रहे होते तो अचानक से बीच में मैसेज आ जाता है कि मैलवेयर फाउंड और ये सब फाउंड, तो ये सब वही है, कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो फायरवॉल आपका बीच में नोटिफिकेशन जारी करेगा, वार्निंग देगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल दोनों फायदेमंद हैं और इनको ओपन करके अपने सिस्टम में रखना पड़ेगा आपको। अगर आप इंटरनेट के यूजर हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, या वैसे भी आप अपनी मशीनों को चला रहे हैं, आप अपना फायरवॉल जरूर ऑन करके रखिए। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, इसको अब हम लोग जो अभी नेक्स्ट सेशन है उसमें करेंगे। ये सेशन यहीं पे समाप्त होने वाला है। दैट्स ऑल। और नेक्स्ट सेशन के लिए बस 1 मिनट में तैयार रहिए, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस स्लाइड। हम लोग आज सेशन 2 में हम लोग आज सीडी रोम, जहां से पिछला सेशन खत्म किया था, उस सेशन में हमने एंटीवायरस के बारे में और फायरवॉल के बारे में छोड़ा था। फायरवॉल और पीसी टूल, इनके बारे में वो सेशन कंप्लीट किया था। अभी हम जो है वो सीडी रोम का सेशन करेंगे, सीडी रोम, और इसको कंप्लीट करेंगे। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कहलाती है सीडी रोम। सीडी रोम मैग्नेटिक डिस्क की जगह ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कहलाती है। ऑप्टिकल डिस्क मतलब जिसमें ऑप्टिक को इस्तेमाल किया जाता है, लाइट रीडिंग और राइटिंग करने के लिए जिस डिस्क में लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो ऑप्टिक डिस्क कहलाती है। मैग्नेटिक डिस्क हार्ड ड्राइव की जैसी नहीं है सीडी रोम, सीडी रोम में बर्निंग होती। तो सीडी रोम इज एन ऑप्टिकल डिस्क
रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसको केवल एक बार राइट किया जाए और बार बार रीड किया जाए उसको रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के अंदर कंटेंट एक बार राइट किया जा सकता है। विच कैन स्टोर अबाउट 600 मिलियन कैरेक्टर्स, यानी अब इसकी कैपेसिटी के बारे में ये कह रहा है कि कैपेसिटी कितनी है इसकी, 600 मिलियन अक्षर इसमें स्टोर किए जा सकते हैं, या फिर 700 MB डेटा। अगर बिट बाइट में डेटा, अगर हम इसकी कैपेसिटी बिट बाइट में नापना चाहते हैं तो 700 MB जो है वो एक सीडी की कैपेसिटी होती है। इसमें एक आपको सीडी रोम का चित्र यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। सीडी रोम के बारे में जब भी आएगा तो सीडी रोम में आपको ये डायग्राम भी बनाना है। सीडी रोम जो है वो दिखने में इस तरह की होती है। सीडी इतनी कॉमन है कि सबने जो है सीडी को देखा है। इसमें ऊपर प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल प्लास्टिक, एल्यूमिनियम कोटिंग रहती है इसके पीछे साइड पे जो चमकती है, जिसपे राइटिंग की जाती है, वो एल्यूमिनियम कोटिंग, और साथ में एक्रिलिक भी लगा रहता है उसमें। तो यहाँ पे हमें मेन पार्ट्स ऑफ सीडी रोम बताने की, सीडी रोम को बनाया कैसे गया है और वो क्या, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला है मेन पार्ट्स उसका पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक या पॉलीविनाइल प्लास्टिक। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक थोड़ा सर्कुलर सीडी रोम डिस्क इज मेड ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, इसमें इस वक्त रेजिन, पॉलीविनाइल रेजिन भी इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बहुत ही एक खास तरह का फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होता है ये, और बहुत ज्यादा मुड़ जाता है ये। तो सीडी रोम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, इसीलिए उसको संभाल के रखना पड़ता है, और वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाती। सर्कुलर डिस्क है। दूसरा एल्यूमिनियम कोटिंग, इसमें जो सीडी रोम में एल्यूमिनियम कोटिंग परत चढ़ी रहती है और यही इसी पे डेटा बर्न किया जाता है। So disk is coated with aluminum layer to write burnt data। जो डेटा इसमें लेजर से बर्निंग करी जाती है और तब डेटा जो है वो सीडी पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो एल्यूमिनियम कोटिंग बिछी है इसके ऊपर। एक्रेलिक प्रोटेक्ट्स द सीडी लेयर। एल्यूमिनियम कोटिंग को प्लास्टिक सीडी पे बॉन्ड करने के लिए एक्रिलिक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से सीडी पे चमक वगैरह इतनी आती है। लेबलिंग, सीडी के पीछे की साइड पे आप देखेंगे एक तरफ तो डेटा राइट होता है, दूसरे साइड पे सीडी पे लिख भी सकते हैं हम। सीडी पे लिखने वाला एक पेन आता है, उस पेन से आप सीडी के कंटेंट क्या है वो लिख सकते हैं कि इसमें जो है ये फलाना कंटेंट है और इसके अंदर जो है वो मूवी है, या इसके अंदर आपने प्रोजेक्ट बना करके रखा है, और अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो वो नाम और सीडी का टाइटल लिखने वाली जगह को सीडी का लेबल कहते हैं। ये लेबल जो है अपोजिट साइड होता है जिस साइड पे सीडी बर्न की गई होती। तो सीडी बर्न के अपोजिट साइड पे सीडी का लेबल कंटेंट होता है, जिसमें आप सीडी के बारे में लिख सकते हैं। सीडी रोम कितने तरह की आती हैं? सीडी रोम सीडीआर और सीडीडब्ल्यूआर, रिराइटेबल सीडी भी आती है। तो सीडीआर मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल वंस, एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। सीडीडब्ल्यूआर यानी रिराइटेबल। तो आरडब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल जो सीडी हैं उनके अंदर दोबारा आप रीराइटिंग भी कर सकते हैं, यानी इनको फॉर्मेट करके आप उसके अंदर दोबारा कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बार, बहुत रिलायबल नहीं होती, बहुत ज्यादा बार उनके अंदर आप फॉर्मेट करके रीराइट नहीं कर पाएंगे। तो सीडी जो है वो बहुत ही सिक्योर सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आप उसको बड़े आराम से परचेस कर सकते हैं। कॉस्ट भी इसकी लो कॉस्ट होती है और 700 MB डेटा सीडी के अंदर स्टोर हो सकता है। सीडी का नया वेरिएंट डीवीडी आ गया जिसमें 4.7 GB डेटा आप बैकअप लेकर के रख सकते हैं। तो सीडी रोम में आपको इतना कंटेंट लिखना है। नेक्स्ट, सीडी रोम ड्राइव। सीडी रोम को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए जो हार्डवेयर लगता है वो है सीडी रोम ड्राइव। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ इसको कनेक्ट करने पड़ता है और इसके अंदर आप सीडी रख सकते, बर्न कर सकते, चला सकते। सीडी रोम जो है वो, अब तो सीडी रोम नहीं आता, अब सीडी डीवीडी राइटर आता है जिसमें राइटिंग भी की जा सकती है। सीडी रोम अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर सीडी जो है वो रीड की जा सकती है सिर्फ।
सीडी रोम ड्राइव कैन रीड डेटा फ्रॉम सीडी रोम डिस्क। सीडी रोम जो ड्राइव होती है वो केवल सीडी रोम डिस्क से डेटा को रीड कर सकती है, राइट नहीं कर सकती। सीडी रोम हैज फॉलोइंग पार्ट्स। यहाँ पे हमको सीडी रोम एक बना लेना है। देखिए सीडी रोम में एक इस तरह का उसमें ट्रे होती है, ये इजेक्ट पॉइंट है इसका। यहाँ पे ये पुराना सीडी रोम है, इस तरह का सीडी रोम अब नहीं आता। साथ में इसमें ऑडियो जैक और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोलर भी दिया रहता था, और एक एलईडी यहाँ पे जलती जो कि सीडी रीड राइट हो रही है, इसका राइटिंग हो रही है, रीडिंग हो रही है, इस तरह की एलईडीज यहाँ पे चलती रहती। क्या है पार्ट्स इसके? सीडी रोम हैज फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। सीडी रोम में निम्नलिखित पार्ट होते हैं। पहला है हेडफोन जैक। तो ये हेडफोन जैक है जिसमें आप हेडफोन लगा सकते हैं। टू इंसर्ट हेडफोन। वॉल्यूम कंट्रोल बटन, इसके बगल में यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल बटन है। इजेक्ट बटन, सीडी को ड्रोर को इजेक्ट करने के लिए, सीडी को इजेक्ट करने के लिए या इंसर्ट करना हो तब आप इसको यूज करेंगे। इसके भीतर सीडी ट्रे है, सीडी रोम को रखने के लिए सीडी ट्रे है। साथ ही इसके भीतर रीड राइट लेंस भी लगा हुआ है जिससे सीडी को रीड राइट किया जा सकता है। रीड करने के लिए भी लेंस होगा, राइट करने के लिए भी लेंस होगा। इतना बस हमको लिख लेना है सीडी रोम ड्राइव के साथ, सीडी रोम और सीडी रोम ड्राइव। नेक्स्ट है सीडी बर्निंग यूजिंग नेरो। नेरो एप्लीकेशन से मान लीजिए आपको सीडी बर्न करनी है, यानी सीडी में डाटा राइट करना है। तो सीडी में डेटा राइट कैसे किया जाएगा? सीडी में डेटा राइट कैसे करेंगे? नेरो एप्लीकेशन के जरिए सीडी डीवीडी कैसे राइट करेंगे? ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में कई बार आया हुआ सवाल है। 2-3 सवाल इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो अभी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा वो है विनजिप और पीके जिप वाला। इसके खत्म होने के बाद ये आखिरी सीडी है हमारी, विनजिप और पीके जिप और सीडी नेरो बर्निंग कैसे की जाती है। तो ये 2-3 सवाल तो आप एकदम तैयार करके 100% रखेंगे। उसमें से एक सवाल ये भी है नेरो, कि नेरो से सीडी कैसे बर्न की जाती है। लेकिन नेरो सीडी बर्निंग क्या होती है पहले तो ये समझ लें। बर्निंग क्या है? बर्निंग माने जला देना, बर्न करना। सीडी के अंदर डेटा, सीडी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क होने की वजह से सीडी के अंदर किसी भी डेटा को, सीडी के अंदर डेटा चाहे ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, वीडियो, इसको स्टोर करने के लिए सीडी को बर्न कराना जाता है। और सीडी को बर्न करने के लिए सीडी डीवीडी राइटर होता है जिसके अंदर लेजर लेंस लगा रहता है, और वो लेजर हाई इंटेंसिटी लेजर सीडी या डीवीडी के जो सरफेस होती है उसको बर्न कर देती है, यानी उसको जलाती है। और उसमें जब सीडी डीवीडी लेंस ऑन होता है तो वो बर्न करता है, और जो बर्नड एरिया रहता है उसको पिट कहते हैं, और जो एरिया छोड़ दिया जाता है उसको लैंड कहते हैं। जो बर्नड एरिया रहता है वो 1 और जो छोड़ दिया एरिया रहता है वो 0। इस तरह करके सीडी बर्निंग होती है। फिलहाल यहाँ सीडी बर्निंग कैसे करी जाती है वो नहीं, बट बर्निंग क्या है वो मैंने आपको बताया। आपको सीडी बर्निंग कैसे करते हैं वो नहीं लिखना है। सो नेरो, अब वो बर्निंग करेंगे कैसे? बर्निंग करने के लिए हमारे पास ऐप होती है। ये बर्निंग ऐप जब सीडी डीवीडी खरीदी जाती है तो उसके साथ एक सीडी मिलती है सॉफ्टवेयर, या फिर आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने नया सीडी डीवीडी राइटर खरीदा तो उसके साथ जो सीडी मिलती है उसके अंदर राइटिंग करने का पैकेज मिलता है। और दूसरा है नेरो। नेरो एप्लीकेशन जो नेट से, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जरिए आप सीडी बर्निंग कर सकते हैं। नेरो जो है सबसे पॉपुलर बर्नर है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया ना बर्नर। इसके अलावा इंटरनेट पे सैकड़ों तरह के बर्नर्स अवेलेबल हैं जिनमें आप सीडी बर्न कर सकते हैं। तो नेरो के जरिए हमें सवाल जो मिलेगा, पूछेगा जाएगा, वो कहेगा नेरो से सीडी कैसे बर्न की जाती है, प्रोसेस लिखिए। तो नेरो जो है वो एप्लीकेशन इंटरनेट से डाउनलोड करी और उसको आपने इंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं हमने इंस्टॉल कर लिया है, और इंस्टॉल करने के बाद उसको बर्निंग करने का प्रोसेस क्या है वो लिखना है। तो बर्निंग करने का प्रोसेस सीडी का बहुत आसान है।
बर्न करते वक्त आपको सीडी डीवीडी खाली, जो ब्लैंक सीडी डीवीडी है उसको अपने डीवीडी रोम सीडी डीवीडी राइटर में रख लेना है, और उसके बाद जो काम करना है वो यहां पे लिखा है। देखिए क्या करना है, नेरो स्टार्ट स्मार्ट, नेरो एप्लीकेशन का पूरा नाम नेरो स्टार्ट स्मार्ट होता है। इट इज अ सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर, ये एक सीडी बर्निंग का सॉफ्टवेयर होता है। देखिए ऐसा दिखता है जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ऊपर नेरो लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार बना हुआ है, और बहुत सारे आइकन टैब में, ये ऊपर वाली टैब में दिखाई दे रहे हैं। इसमें से किसी टैब में हमको नहीं जाना है, हमको ये वाला जो टैब है जिसमें एक पेज बना हुआ है और पेज मुड़ा हुआ, ये है डेटा के लिए। सीडी, ऐसी सीडी, देखिए सीडी में दो तरह का डेटा आता है, एक तो टेक्स्ट वाला डाटा और दूसरा जो है ऑडियो वीडियो वाला डाटा। तो हमको अगर ऑडियो वीडियो वाला डाटा बनाना है तो ये है, ये वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। और अगर उसमें हम फाइलें रख रहे हैं, फाइल फोल्डर्स रख रहे हैं, तो हमको ये वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। ये डेटा सीडी बनाने के लिए है। ऐसी सीडी डीवीडी जिसके अंदर सिर्फ डेटा स्टोर किया जाता है उसको डेटा सीडी कहते हैं। ऐसी सीडी जिसमें वीडियो ऑडियो स्टोर किया जाता है उसको वीडियो सीडी कहते हैं। तो दो तरह की सीडी जो है वो नेरो के जरिए बनती है, यानी जितनी भी बर्नर एप्लीकेशंस होती है उन दोनों में ये ऑप्शन होता है, कॉमन है। नेरो से जो बर्न करने के लिए ऑप्शन आएंगे वो जितने भी बर्नर्स हैं उनमें सब में एक जैसे सिमिलर रहेंगे। तो पहला काम क्या है आपको, नेरो स्टार्ट स्मार्ट इज सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर। नेरो स्टार्ट स्मार्ट एक सीडी बर्निंग करने का सॉफ्टवेयर है। इट इज यूज टू बर्न डेटा इन सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी में डेटा राइट करना यानी बर्निंग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। टू स्टार्ट बर्निंग प्रोसेस इन नेरो डू दी फॉलोइंग्स। बर्निंग प्रोसेस यानी डेटा राइट करने के प्रोसेस के लिए निम्नलिखित काम किए जाएंगे। पहला काम तो करेंगे, इंसर्ट ब्लैंक सीडी इनटू सीडी राइटर। सीडी राइटर में या डीवीडी राइटर में एक ब्लैंक सीडी रख देंगे। तो पहला काम यह है कि आपको एक ब्लैंक सीडी या डीवीडी रखनी है और उसको जो है आप अपने सीडी डीवीडी राइटर में रख लीजिए। उसके बाद नेरो को ओपन करिए, नेरो ओपन होगा तो ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद इसमें डेटा टैब में जाएंगे, ऊपर आपको दिख ही रहा है यहाँ पे सेकंड टैब जो है वो डेटा टैब है। इस डेटा टैब पे क्लिक करेंगे, नेरो स्टार्ट स्मार्ट डेटा टैब, और डेटा टैब में जो हमारा ऑप्शन दिखाई देगा मेक डेटा डिस्क, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। मेक डेटा डिस्क इसलिए कर रहे हैं कि हम एक कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर में कुछ फाइलें हैं और उसको हम सीडी बन, मान लीजिए प्रोजेक्ट फाइल ही है, हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें मेरी 50 60 100 फाइलें थी, अब उसको हमको सीडी में ट्रांसफर करके देना है। तो आपको कुछ नहीं, एक फोल्डर बना लेना, उस फोल्डर के अंदर आपको अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है जिस भी ड्राइव में आपने वो रखा है। फिर क्या करना है, नेरो में जाएंगे, सीडी लगाएंगे, डेटा मेनू में आएंगे और यहां मेक डेटा डिस्क पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही डेटा डिस्क पे क्लिक करेंगे डेटा डिस्क खुलेगी और आपको ये दिखाई देगा जो सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा। ये कहेगा ऐड करिए उस फाइल को जिसको आपको डिस्क में बर्न करना है, ऐड डेटा टू योर डिस्क। ऐड वाले ऑप्शन में जाएंगे और जैसे ही ऐड वाले ऑप्शन में जाएंगे ये आपको विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करके देगा जिसमें से आप अपनी पूरी विंडोज में जो जो फाइलें सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे वो फाइलें यहाँ पे दिखने लगेंगी। जैसे कि यहाँ पे ऐड करा दिया मैंने, ये 2 फाइलें ऐड करा दी हैं और ऐड करने के बाद ये दोनों फाइलें यहाँ आ जाएंगी। ये 10 KB की है, ये 3 KB की है। ध्यान रखना है कि नीचे एक स्केल चल रहा है, ये 100 MB 200 MB 300 MB, ये 700 MB। ये देखिए यहाँ पे रेड कलर की लाइन लगी है 700 MB पे, इसका मतलब 700 MB जैसे ही डेटा होगा ये वार्निंग दे देगा 700 MB के आगे मत जाइए, यानी 700 MB से आगे जाएगा ही नहीं। तो आप यहाँ से ऐड कराते जाइए फाइलें जो जो आपको ऐड करानी है, साथ ही फाइलों का हम देखेंगे उनका साइज कितना बड़ा है। 700 MB की है तो 700 MB से आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक स्केल भी चलता रहेगा, ये स्केल भी बनेगा और इस स्केल में आपको 100 200 MB बस ऐसे बना लेना है और ऊपर ऐड डेटा टू योर डिस्क, माई डिस्क लिखना है, यहाँ ऐड लिखना है, यहाँ 2-3 फाइलें डैश डैश करके लिख लेनी है और नीचे ये बना लेना है। ये तो डायग्राम हो गया। ऊपर वाले में क्या बनाना है, नेरो लिखना है एक बॉक्स में, उसके बाद उसमें बाकी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है डेटा इस तरह, और मेक डेटा डिस्क, मेक ऑडियो डेटा सीडी, बस उसमें मेक डेटा डिस्क को मार्क कर लेना है कि हमको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नाउ सेलेक्ट
नाउ क्लिक ऐड डेटा टू योर डिस्क। ऐड डेटा वाले ऑप्शन के ऊपर आप ऐड डेटा वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ऐड पे। नाउ ऐड डेटा टू योर डिस्क, क्लिकिंग ऑन ऐड बटन एंड सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिस्क। अब आपको इसमें ऐड बटन क्लिक करना है और अपनी फाइलों को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप अपने डिस्क में राइट करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, नाउ सेलेक्ट करंट रिकॉर्डर। इसके बाद करंट रिकॉर्डर क्या है वो आपसे पूछेगा। और बर्न नाम का बटन आएगा, उसको क्लिक कर देंगे और ये बर्निंग का प्रोसेस, उसके बाद कुछ नहीं करना है, फिनिश हो जाएगा, राइट हो जाएगी, सीडी बाहर निकल आएगी। तो दो काम करने हैं, एक तो मेक डेटा डिस्क लेना है आपको, दूसरा फाइल ऐड करानी है, और तीसरा बर्न नाम के प्रोसेस को जैसे ही आप डेटा ऐड करा लेंगे, अगली स्क्रीन नेक्स्ट करेंगे तो बर्न नाम का ऑप्शन नीचे लिखा रहेगा, उस बर्न पे क्लिक कर देंगे और सीडी के अंदर आपके कंप्यूटर से डेटा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये समय जैसे यहाँ पे 100% हो जाएगा, 13% दिख रहा है, 100% जैसे हुआ ऊपर आपको बताता रहेगा सक्सेसफुली। जैसी 100% राइट हो जाएगी, सीडी आपकी बाहर निकल आएगी। क्लिक ऑन बर्न प्रोसेस टू स्टार्ट बर्निंग द डिस्क। उसके बाद बर्न प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है, ये बर्निंग प्रोसेस, और फिनिश हो जाएगी, स्टॉप। अपने आप जब सीडी पूरी बर्न हो जाती है तो वो सीडी जो है वो अपने आप बाहर निकल आएगी और नेरो स्टार्ट स्मार्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा। क्लोज का मतलब पूरा बंद नहीं होगा, मिनिमाइज जो स्क्रीन होगी वो मिनिमाइज हो जाती है। या ये आपसे पूछेगा क्या और कुछ भी बर्न करना है, तो दो तीन ही ऑप्शन है यहाँ पे मेन, कि आपको मेक डेटा डिस्क लेनी है, ऐड कराना है, फाइलें सेलेक्ट करनी है और बर्न कर देना। तीन गिने हुए स्टेप है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अभी हमारा विनजिप जो है वो बचा हुआ है, तो मैं विनजिप आपको करके दिखा देता हूँ। विनजिप मैंने शुरू में चैप्टर में जब शुरू कंप्रेशन नाम का जो टॉपिक था वहां पे आपको बोला था कि विनजिप जो है वो अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर विनजिप का जो है हमने रखा है, और आपको अब मैं आज जो है ये भी बताऊंगा कि विनजिप कैसे किया जाता है। विनजिप और नेरो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो सब अभी हमने आखिरी में किया नेरो, कि नेरो से कैसे बर्न किया जाता है, और विनजिप, विनजिप और पीके जिप। तो देख लीजिए कि कैसे विनजिप करते हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकल भी विनजिप का करके दिखा देता हूँ। विनजिप करना बहुत आसान है। पहले तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन मतलब साइज कम करना फाइल का, फाइल फोल्डर्स का और डिस्क के साइज कम करने के प्रोसेस को कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन दो होते हैं, लॉसी और लॉसलेस। सबसे पहले इस चैप्टर में यही पढ़ा था, लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस, इसके बीच का फर्क जो है वो भी मैंने आपको बताया था। और कंप्रेशन यूटिलिटी में सबसे पहली कंप्रेशन यूटिलिटी विनजिप मैंने आपको पढ़ाई थी। विनजिप जो है वो विंडोज के ऊपर चलती है और ये कंप्रेशन करके आपकी फाइलों का साइज कम कर देगी। तो कंप्रेशन कैसे करेगी ये, कंप्रेशन करने के लिए देखिए क्या स्टेप लिखा हुआ है कि आपको जो है सबसे पहले विनजिप के आइकन को डेस्कटॉप पे आपको विनजिप इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने यहाँ पे अपने कंप्यूटर में विनजिप रखा है। विनजिप हमने जो रखा है 10 है, विनजिप 10। विनजिप 10 इंटरनेट पे ओल्ड विनजिप में मिलेगा। देखिए इस वक्त विनजिप 2022 वर्जन मिल रहा है, आप विनजिप 10 कर लीजिए। ओल्ड विनजिप के नाम से ये इंटरनेट पे मिलेगा, 5 MB का है। तो ये साथ ही आपको जो कोई भी फोल्डर आपका डेटा है उसको भी बना लेना। यहाँ पे मैंने ये 5.25 MB का एक फोल्डर मेरा डेटा फोल्डर है, इसको मुझे जिप करना है। इसी को मैं जिप करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जिप करेंगे। तो पहले आपको विनजिप के ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने विनजिप के ऊपर क्लिक किया, मेरा विनजिप का वर्जन है 10। विनजिप जो है वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, इसका ये जब तक आप कोड नहीं डालेंगे तब तक आपको इसको इवोल्यूशन, जब इंस्टॉल कर लेंगे तो ये इस तरह का आएगा, या तो बाई करने के लिए कहेगा, यहाँ हमको इवोल्यूशन वर्जन के ऊपर क्लिक करना है। हमें विनजिप हमेशा जिंदगी भर के लिए नहीं रखना है, ये बस काम करके इसको अनइंस्टॉल कर देना है। तो यूज इवोल्यूशन वर्जन से हम काम कर लेंगे। ये है विनजिप एप्लीकेशन। क्या किया हमने, विनजिप इंस्टॉल किया, आइकन के ऊपर क्लिक किया,
यूज एवोल्यूशन वर्जन आ रहा है तो यूज एवोल्यूशन वर्जन के ऊपर क्लिक कर दिया। ये विनजिप का इंटरफेस है। अब पहला काम क्या करना है, सबसे पहले विनजिप का एक आर्काइव होता है। आर्काइव मतलब एक कैबिनेट फाइल बनती है, जिप फाइल बनती है, वो पहले आपको बनानी है। तो यहाँ पे फाइल मेनू के अंदर से आप चाहे तो न्यू कर लें या बाहर से ही न्यू बन रहा है, इसके ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो पहला काम क्या कह रहा है कि पहला काम है ओपन विनजिप, डबल क्लिक करिए आइकन पे, इन फाइल मेनू न्यू पे क्लिक करिए। तो ओके, हमने क्या किया, फाइल मेनू में जाके न्यू करने या यहां पे क्लिक कर दें। तो हमने फाइल मेनू में जाके न्यू के ऊपर क्लिक किया। न्यू आर्काइव, कि कह रहे हैं नया आर्काइव आपको बनाना है क्या। आर्काइव माने जिप फाइल। जिप फाइल आपकी, आर्काइव को समझ लीजिए, आर्काइव जो है वो अपने अंदर हजारों फाइलों को स्टोर करके रखता है। जिप करते वक्त आपकी हजारों फाइलें एक ही फाइल के अंदर, जिप फाइल के अंदर आ जाएंगी। तो पहले तो आपको जिप फाइल का नाम बताना है, जिसको आप कहां स्टोर करके रखना चाहते हैं ये भी बताएंगे। ये विंडोज का पूरा जो है हमको हायरार्की दिख रहा है, तो हमने कहा डेस्कटॉप में सेव करेंगे अपना ये हायरार्की जो दिख रहा है। इसमें से मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया कि मैं अपना जो जिप बनेगी फाइल उसको डेस्कटॉप में सेव करूंगा, और उसका नाम क्या रखूंगा वो आप यहाँ पे दे दीजिए। कोई भी नाम आपने यहाँ पे दे दिया, जैसे हमने इसका नाम रख दिया, मैंने इसका नाम रख दिया कंप्यूटर, या इसको मैं फेसबुक के ऐड कर रहा हूं तो मैंने कहा फेसबुक ऐड, ये रख दिया इसका नाम। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और इसके साथ डॉट जिप फाइल नेम अपने आप अटैच हो जाएगा। देखिए जिप फाइल बना रहा है। आप यहाँ पे और भी कई तरह की फाइल बना सकते हैं, जिप फाइल, एक्सी फाइल, लेकिन आपको अभी इस वक्त जिप फाइल बनानी, तो फेसबुक एड्स डॉट जिप फाइल बनेगी। ओके करिए। आपने पहले आर्काइव चुनना है कि मेरे को जो जिप फाइल बनेगी वो क्या होगी। अब है कह रहा है ऐड करिए। इस जो जिप आर्काइव है उसके अंदर कौन सी फाइल आप ऐड कराना चाहते हैं, जिसको आप जिप करना चाहते हैं। तो डेस्कटॉप की फाइल जो मेरे फोल्डर था, देख एक बात यह भी ध्यान रखें कि फोल्डर के अंदर सारी फाइलें रख ले पहले से ही। तो ये फेसबुक ऐड है, इस फोल्डर को मैं ऐड कराना चाहता हूं, तो ये फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया। साथ ही यहां पे आप कंप्रेशन का लेवल भी दे सकते हैं, किस तरह का कंप्रेशन चाहते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, नॉर्मल, फास्ट, सुपर फास्ट। अगर आप मैक्सिमम पोर्टेबल करना चाहते हैं, हमने कहा फास्ट कर दीजिए जल्दी, इसमें ये आपके ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा साइज कम होने को होगा, तो हमने कहा फास्ट, जल्दी हो जाए, और इसको ऐड करा दीजिए। ये है जो मेरा फोल्डर और उसके अंदर मौजूद फाइलें, हमने कंट्रोल ए करके सारी फाइलों को सेलेक्ट करके ऐड करा दिया। अब ये फाइलें आपके इस कंप्रेशन, ये देख रहे हैं जिप, जो फेसबुक ऐड डॉट जिप, इसके अंदर ये सारी फाइल आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको सेव कर लेना है। फाइल में जाएंगे और इसको आप बंद कर लीजिए। ये जिप होके आ गई। अब ढूंढिए कहीं ना कहीं मुझे ये जिप दिखाई देगा, और इसको ये देखिए, ये बन करके तैयार हो गया जिप हमारा फेसबुक एड्स। ये इसके अंदर मेरी सारी फाइलें आ गई। अब अगर मैं इस ऐड की ओरिजिनल, अब इससे फायदा क्या है इसके बनने से, अगर मेरा ओरिजिनल फोल्डर किसी ने डिलीट कर दिया, मैंने ओरिजिनल फोल्डर डिलीट कर दिया, देखिए मेरा ये फोल्डर किसी ने डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे पास बैकअप पे जिप में ये है। हम इस पे राइट बटन क्लिक करेंगे और इसको दोबारा से कहेंगे, राइट बटन क्लिक करके आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट टू, या विनजिप के अंदर जाके करा लीजिए, एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर फेसबुक एड्स, और ये देखिए ये वापस आ गया। ये देखिए फेसबुक एड्स डिलीट करने के बाद, तो इसका ये फायदा है। तो स्टेप हमारे देख लिया आपने। क्या करना है आपको, पहले खोलना है, खोलने के बाद न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू में अपने जिप फोल्डर को कहां स्टोर करना चाहते हैं पहले ये बताएंगे। जैसे डेस्कटॉप पे क्या नाम रखना चाहते हैं, कोई भी नाम दे दिया। उसके बाद ये पूछता है कौन सी फाइलें आप इस जिप फोल्डर के अंदर रखेंगे और कंप्रेशन का लेवल क्या होगा। बस ऐड करते जाएंगे वो फाइल, और उसके बाद बंद कर देंगे। सेव करने की जरूरत नहीं है, इसमें सेव करने के लिए नहीं है। जैसे ही बंद करेंगे वो
आर्काइव बन के तैयार हो जाएगा। तो ये स्टेप बस यहां लिखना है। ओपन करेंगे विनजिप, ये हमने फाइल किया, ओपन किया, जो हमने वहां प्रैक्टिकल किया वही लिख दिया। इन फाइल मेनू न्यू, टाइप नेम ऑफ योर जिप फाइल। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया था, न्यू आर्काइव में जिप फाइल का नाम दिया था, ओके किया था। ओके करते ही ऐड नाम का ऑप्शन किया था। ऐड में क्या करना है आपको, नाउ ऐड फाइल यूजर वांट टू जिप। यूजर जिन फाइलों को जिप करना चाहता है उन फाइलों को आपको ऐड वाले पोर्शन में देना है। उसके बाद आप अपना नीचे, यहाँ पे मैंने कंप्रेशन लेवल का एक स्नैपशॉट खींच के रखा है, सिर्फ कंप्रेशन लेवल का। तो इस कंप्रेशन लेवल में से जैसे आप मैक्सिमम पोर्टेबल डाल दिया तो ये जरूरत से ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। बस फिर सेव कर देंगे आर्काइव को। आर्काइव सेव क्लोज करते ही आर्काइव सेव हो जाता है और फिनिश कर दीजिए। 2 ही 3 स्टेप हैं विनजिप के। तो आपने देख लिया कि 2-3 स्टेप में आपको क्या करना है। अगला है कंप्रेशन यूटिलिटी पीके जिप। विनजिप और पीके जिप इंटरनेट पे फ्री में मिलेंगे, इनको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट है पीके जिप। पीके जिप भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं पीके जिप कैसे किया जाता है। पीके जिप जो है वो ओरिजिनली 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था डॉस के साथ, और ये विनजिप से भी ज्यादा फाइलों को कंप्रेस कर सकता है, यानी 95% तक फाइलों को कंप्रेस कर सकता है। और ये ओपन सोर्स भी है। पीके जिप जो है ओपन सोर्स है, और विनजिप जो है वो आपको परचेस करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। फ्री फॉर विंडोज, डॉस, OS2 है, यूनिक्स। काम करने का तरीका, जो स्टेप आपने वहां लिखे वही स्टेप पीके जिप के भी हैं, यानी ओपन करना पड़ता है और न्यू आर्काइव इसमें भी बनाना पड़ता है, और सेलेक्ट करके ऐड कराना पड़ता है, फिर सेव कर देना पड़ता है। तो पहले मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं आपको। इसको मिनिमाइज किया हमने, पीके जिप भी हमने इंस्टॉल कर रखा है। ये है पीके जिप फॉर विंडोज। पीके जिप फॉर विंडोज ओपन सोर्स ऐप है, तो इसको कहीं से भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं ये फेसबुक ऐड जो काम अभी मैंने विनजिप से किया वो मैं पीके जिप से आपको करके दिखा रहा हूं। ये पीके जिप ऐप मैंने ओपन करी। पीके जिप लाइसेंस लेने के लिए कहेगा, क्योंकि ये अब लाइसेंस सॉफ्टवेयर में बदल गया है। मैंने जो डाउनलोड किया है वो लाइसेंस है। इसमें आप इसको कह दीजिए रिमाइंड मी लेटर, तो बड़े लंबे समय तक ये काम करेगा। ये है पीके जिप। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, ये सीधे फाइल ऐड करने के लिए कहता है कि आप अपनी फाइल को ऐड कराइए, ऐड फाइल्स। तो इसमें सबसे पहले फाइलें ऐड करानी पड़ती हैं। तो ये फाइल ऐड करा लीजिए आपको, जैसे फेसबुक एड्स। इसमें पहले आर्काइव नहीं बनाने के लिए कहता, आर्काइव बनाना इसमें बाद में होता है। मुझे फेसबुक एड्स नाम का जो फोल्डर है उसको कंप्रेस करना है, तो मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। दूसरा है, इस आर्काइव को आप सेव कहां करेंगे, डेस्कटॉप पे। इसमें सेव करने का ऑप्शन बाद में आता है। इसको हम लिख लें, मैंने नाम दे दिया बाय पीके जिप, फेसबुक एड बाय पीके जिप। अगर आप और हाईली कंप्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे टार और लिनक्स के लिए है ये। फिलहाल जिप करेंगे और सेव कर दीजिए। ये हो गई जिप, ये आ गई जिप। ठीक वैसी क्लोज कर दीजिए। आप देखिए कि ये फेसबुक जिप इस बार आपने पीके जिप से ये बना लिया। तो दोनों को काम करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा स्टेप इसमें पहले पूछ लेता है। इसमें पहले ऐड करा लेगा और तब आपसे जिप फाइल का, आर्काइव फाइल का नाम पूछेगा। वहीं विनजिप में पहले ही आर्काइव का नाम पूछ लेगा और तब सेव करने के लिए बोलेगा। उसमें सेव करने का नौबत नहीं आता। तो पीके जिप कंप्रेशन यूटिलिटी, विनजिप तो हमने देख लिया ये ऐसे काम करता है। विनजिप इज मोस्ट पॉपुलर जिप यूटिलिटी फॉर फाइल कंप्रेशन, एन्क्रिप्शन, पैकेजिंग एंड डेटा बैकअप। डेटा बैकअप, एक बार इससे डेटा बैकअप भी लिया जा सकता है। जब आपका ओरिजिनल फोल्डर डिलीट हो जाएगा, आप उसको राइट बटन क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करा लीजिए। इट इज कंप्रेशन यूटिलिटी फॉर विंडोज दैट क्विकली zips and unzips files to reduce disk space. WinZip user can compress zip file by 20 to 25%. WinZip के जरिए आप फाइल को 20 से 25% तक कंप्रेस कर सकते हैं विदाउट लूजिंग फोटो क्वालिटी। WinZip को कैसे यूज किया जाता है, आइकन को डबल क्लिक करिए, न्यू करिए, ऐड कराइए और
कंप्रेशन लेवल सेट करिए और सेव कर दीजिए आर्काइव को। पीके जिप क्या करता है? पीके जिप इज ओरिजिनल पीसी फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन लेट 1980। पीके जिप जो है वो 1980 में इंट्रोड्यूस किया था डॉस के साथ। पीके जिप अब जो है विंडोज बेस्ड हो गया है। पीके जिप कैन कंप्रेस फाइल फ्रॉम 5 to 95%। ये ज्यादा प्रतिशत कंप्रेशन कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द फाइल कंटेंट। फाइल के कंटेंट के आधार पे डिपेंड करता है। अगर आपने वीडियो फाइल वगैरह रखी होंगी या पिक्चर वाली फाइल रखी होंगी तो ज्यादा कंप्रेशन करेगा, और टेक्स्ट फाइल रखी होंगी तो टेक्स्ट फाइल का ज्यादा कंप्रेशन नहीं होता। इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लिखा है यहाँ पे, लेकिन अब जो है सॉफ्टवेयर पॉलिसी बदल गई। वैसे पहले ये ओपन सोर्स था, अभी हाल ही का जो ये हमने डाउनलोड किया है इसमें ये लाइसेंस मांग रहा है। तो DOS, OS2 एंड यूनिक्स सिस्टम टू यूज pkzip डू दी फॉलोइंग। ओपन करेंगे सबसे पहले डबल क्लिक करके pkzip को ओपन किया। क्लिक ऑन ऐड फाइल, सबसे पहले ये ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फाइल एंड फोल्डर्स टू बी कंप्रेस्ड, सेलेक्ट करेंगे उन फाइल फोल्डरों को जिसको आपको कंप्रेस करना है और नेक्स्ट कर देंगे। नाउ सेलेक्ट ऑप्शन बटन फॉर नॉर्मल हाई कंप्रेशन। बाकी नॉर्मल हाई कंप्रेशन करने के लिए इसमें कंप्रेशन नाम का ऑप्शन बना होता है, ये ऊपर कंप्रेशन है। कंप्रेशन में जाके आप नॉर्मल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले विनजिप में आपने देखा था हाई लो कंप्रेशन या जिपेक्स कंप्रेशन, वो इसके अंदर भी है। नेक्स्ट करेंगे, सेव करेंगे और फिनिश कर देंगे। इतना बस हमको इसमें लिखना है। ये हमारा विनजिप में जो छूटा हुआ था, आपको मैंने बोला था कि विनजिप और pkzip मैं आपको जो है बाद में करके दिखाऊंगा। तो ये ऐप मैंने इंस्टॉल करके दोनों आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया। बहुत आसान है विनजिप का, आप वीडियो में देख करके इसको नेट से डाउनलोड कर ले। नेट से ये विनजिप और pkzip फ्री में मिलेगा। विनजिप को डाउनलोड करने के लिए आपको विनजिप ओल्ड वर्जन में जाना पड़ेगा, नए वाले में नहीं। एक नए वाले भी देगा आपको लिंक और ओल्ड वाले, तो आप लिखेंगे ओल्ड विनजिप फ्री डाउनलोड और उसमें विंडोज 10, उसमें जो है विनजिप 10 ले लेंगे। विनजिप 10 जो है वो बहुत इजी, जो मैंने आपको बताया इसी तरह की स्क्रीन आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नया वाला विनजिप लेंगे, विनजिप 22 इस वक्त मिल रहा है फ्री, तो वो भी नेट से डाउनलोड करेंगे, उसमें स्क्रीन थोड़ा सा अलग तरह की है। बाकी ऑप्शन वैसे ही चलते हैं लेकिन इंटरफेस जरा अलग है, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए आप विनजिप 10 को डाउनलोड करें। विनजिप 10 जो है वो ओल्ड विंडोज वाले, ओल्ड जो है विनजिप कंप्रेशन में मिलेगा। बाकी आपको दिखाई दिया यहाँ पे कि कैसे इसको जो है आपको करना है। न्यू पे जाना है, ऐड कराना है फाइल और कंप्रेशन सेट करना है। pkzip में आपको यही काम पहले कर लेना है, यानी पहले ऐड कराना है और फाइल कंप्रेशन वाली फाइल का नाम जो है, फाइनल आर्काइव का नाम बाद में दिया जाता है। बस यही इन दोनों के बीच में फर्क है कि विनजिप में ये नाम पहले देना पड़ता है आर्काइव का, बाद में ऐड कराना पड़ता है। इसमें पहले ऐड कराना पड़ता है और बाद में आर्काइव फाइल का कंप्रेशन, आर्काइव फाइल का नाम सेट करना पड़ता है। डिफ्रेगमेंटिंग हम लोगों ने कर लिया, स्कैन डिस्क कर ली, डिस्क क्लीन अप कर लिया, बैकअप एंड रिकवरी कर लिया। इसमें बैकअप एंड रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले, इसीलिए सबसे पहले कंप्रेशन से शुरू किया है, लॉसी, लॉसलेस और विनजिप। सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है pkzip, विनजिप, इन दोनों को आप तैयार कर लेंगे। डिफ्रेगमेंटिंग वगैरह भी तैयार करके रखेंगे, स्कैनिंग, बैकअप, रिकवरी, एक्टिव कमांड, सिस्टम रिस्टोर पढ़ना आपको सब कुछ है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले ही बता दिए हैं कौन से हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फॉर्मेटिंग फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, हार्ड डिस्क के इंटरफेसेस कौन से हैं, ये ज्योमेट्री हार्ड डिस्क की क्या है, डिस्क एरे रेड, ये भी बहुत अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। पार्टीशन डिस्क की कैसे की जाती है ये नहीं लिखना है, पार्टीशन कैसे किया है ये आपको लिखना है, क्यों किया जाता है, हार्ड डिस्क कैसे, डेट टाइम कैसे, वायरस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस और एंटीवायरस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे शेड्यूल किया जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है, और पीसी टूल्स हमारे कौन कौन से हैं। फायरवॉल, सीडी रोम, डीवीडी रोम, सीडी रोम ड्राइव और नेरो से सीडी को कैसे बर्न किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर नंबर 2। मंडे से हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 करने से पहले एक और भी बात है कि चैप्टर नंबर 3 में एक चैप्टर आएगा, एक टॉपिक आएगा जो आईपी एड्रेस।
उस टॉपिक को करने से पहले, हालांकि आईपी एड्रेस में पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन बाइनरी नंबर्स की प्रैक्टिस करके जरूर रखेंगे। जितने भी लोग हैं वो बाइनरी नंबर, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि सबनेटिंग करने के लिए, सबनेटिंग इस बार जो आपको नया टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा सबनेटिंग। आईपी एड्रेस तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसमें एक नया, एक अच्छा खासा टॉपिक है, वो है सबनेटिंग। और उसको करने के लिए बाइनरी नंबर बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसकी सारी कैलकुलेशन बाइनरी फॉर्मेट में की गई है। तो बाइनरी नंबर आप अपना प्रैक्टिस करके अच्छे से कर डालेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर जो है वो यहाँ पे सब जाना जरा दिक्कत होगी। और बाइनरी नंबर बहुत पहले आपने नंबर सिस्टम में मॉड्यूल 1 में किए हैं, तो आई होप कि आप बाइनरी नंबर को अच्छे से करके रखेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर 3 करेंगे शुरू में, और चैप्टर 3 में नेटवर्क रहेगा, वही मॉड्यूल 2 का ही है, और उसको पुराना भी रिवीजन करेंगे। और नए जो 2-3 टॉपिक उसमें जोड़े गए हैं, वायरलेस लैन का और सबनेटिंग का, ये 2 नए टॉपिक जो है पुराने वाले मॉड्यूल 2 के चैप्टर 4 है वो, इसमें जो चैप्टर नंबर 4 में आपने मॉड्यूल 2 में पढ़ा वो इसमें चैप्टर नंबर 3 में है। सारे कंटेंट लगभग वही हैं, बट 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो नए जोड़े गए हैं, तो उनको भी आप पढ़ेंगे, जैसे वायरलेस लैन, डब्ल्यू लैन क्या होता है। इसके अलावा सबनेटिंग पढ़ेंगे, और ओएसआई मॉडल हम आपको रिवाइज कराएंगे। इतना नया होगा, बाकी सब कुछ रिवाइज जो जैसे है वो पुराना। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पहले भी बता रखा है कि आपको जो है चैप्टर 3 में पहले से तैयार करके रख लेना है। 2-3 चीजें तो पहले से आपको तैयार भी होंगी पिछले चैप्टर में, जैसे कि आपका टोपोलॉजी वगैरह है, वो उससे बहुत बार सवाल रिपीट होता है, तो टोपोलॉजी वगैरह भी आप देख लीजिएगा। दैट्स ऑल। चैप्टर यहाँ पे 2 खत्म होता है, मंडे को मिलेंगे हम लोग। दैट्स ऑल।